नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है माफिया मुख्तार अंसारी की, दूसरी खबर में बात आरोपी बैंक मैनेजर की, तीसरी खबर में बात नोटों के ढेर की, चौथी खबर में बात अवैध कब्जे की। सबसे पहले बात माफिया मुख्तार अंसारी की। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी को भी पुराना हिसाब चुकाना होगा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की कब्जाई जमीन पर गरीबों के आवास के बाद अब लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर गरीबों के आवाज बनेंगे। मुख्तार अंसारी के डालीबाग के निष्क्रांत संपत्ति पर सरकारी आवास बनाने को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। दरअसल शासन ने भी आवास निर्माण को हरी झंडी दे दी। आपको बता दें कि 7 जुलाई 2023 को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वीसी ने डीएम लखनऊ से मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के कब्जे से मुक्त कराई गई तकरीबन 2321 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की थी, जिस पर दुर्बल आय वर्ग के 72 आवास बनवाने के लिए एलडीए की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था। एलडीए ने साल 2020 में मुख्तार अंसारी के डालीबाग में स्थित अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत बनने वाले 72 आवास के साथ साथ पार्क और अन्य सुविधा भी मुहैया कराई जाएंगी। बीते 6 अक्टूबर को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद शासन ने भी एलडीए को मंजूरी का पत्र भेज दिया है। इस जमीन पर 72 ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2321 वर्ग मीटर जमीन मुख्तार के कब्जे से मुक्त करवाई गई। अब यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर सहित 3 मंजिला मकान बनेगा। कुल 72 फ्लैट्स का निर्माण होगा, जिसे गरीबों का लॉटरी सिस्टम के साथ आवंटित किया जाएगा। जल्द ही इस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू होगा। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने 5 अक्टूबर को इस जमीन को एलडीए को देने का आदेश जारी कर दिया। वहीं इससे पहले योगी सरकार ने प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाया था और सीएम योगी ने खुद आवास की चाबी गरीबों को सौंपी थी, जिसके बाद गरीबों में खुशी की लहर थी। साथ ही कुछ लोग भावुक हो गए थे कि अब उनके पास भी उनका घर है। दूसरी खबर में बात आरोपी बैंक मैनेजर की। उत्तर प्रदेश के बरेली में मानवता को तार तार करने वाली एक खबर सामने आई। अपनी माँ बेटी के इलाज के लिए एक शख्स बैंक में पैसे निकालने के लिए गया था, लेकिन बैंक के मैनेजर ने धोस जमाते हुए शख्स को धमकी दे डाली। मैनेजर ने कहा कि उसके पिता डीएम है और वो युवक को जान से मारकर बैंक के अंदर ही गड़वा देगा। बैंक मैनेजर ने युवक के साथ गाली गलौज भी की। युवक के साथ इस अभद्रता के मामले में पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कर लिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक बरेली जिले की फरीदपुर तहसील के सुखदेवपुर कस्बा के रहने वाले हरनाम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका बचत खाता बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में है, जो कि भरतपुर के स्टेशन रोड पर है। हरनाम ने बताया कि उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। मां फूलवती देवी और उनकी 2 बेटियां बीमार हैं। उनकी बेटी रेखा का लीवर खराब है, तो वहीं दूसरी बेटी किरण देवी को बुखार आ रहा है, इसलिए हरनाम को पैसे की सख्त जरूरत थी। हरनाम ने कहा कि उन्हें दवा का इंतजाम करना था, जिसे लेकर उन्होंने बैंक से 20,000 रुपए निकाले थे। फॉर्म भरकर उन्होंने भुगतान के लिए बैंक मैनेजर को दिया। भुगतान जल्दी कराने का आग्रह किया तो बैंक मैनेजर ने उन्हें गालियां दी। इसके बाद अभद्र व्यवहार करते हुए मैनेजर ने उनसे कहा कि उसके पिता डीएम हैं, वो जान से मारकर बैंक के अंदर दफन करवा देंगे। विरोध करने पर लूट के फर्जी मुकदमे जेल में भिजवा देने की भी धमकी दे डाली। हरनाम डर कर चुपचाप सुनता रहा। कैशियर ने पेमेंट करने का प्रयास किया तो मैनेजर ने उसे भी हड़काते हुए रुपए देने से मना कर दिया। जब शिकायत पुलिस से की गई, पुलिस ने आरोपी बैंक मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं पूरे मामले में बैंक मैनेजर ने अपनी सफाई पेश की है और बताया है कि स्टाफ की कमी थी और ग्राहकों की भीड़ लगी थी। पहले से मौजूद ग्राहकों से पहले वो अपने भुगतान का दबाव बना रहा था। 21 मिनट में उनका भुगतान कर भी दिया गया था, फिर भी ग्राहक ने तमाम लोगों के सामने अभद्रता की, बैंक के कार्यों में बाधा डालने की कोशिश की। विरोध पर उसने झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया। वहीं पूरे मामले में थाना प्रभारी फरीदपुर
दया शंकर ने बताया कि शिकायत के आधार पर मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तीसरी खबर में बात नोटों के ढेर की। दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट के सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ ने एक बार फिर भारी रकम बरामद की है। जीआरपी और आरपीएफ चेकिंग के दौरान 2 युवकों को अरेस्ट किया गया है। आरोपियों के पास से 55 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए युवक महाराष्ट्र के संगाली और पुणे के रहने वाले हैं। आरोपी इस भारी रकम को अवैध तरीके से वाराणसी से पुणे लेकर जा रहे थे। दोनों युवक ट्रेन पकड़ने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचे थे, जहां जीआरपी और आरपीएफ ने उनको पकड़ लिया। पुलिस गिरफ्त में आए एक युवक का नाम विशाल यादव है। आरोपी महाराष्ट्र के संगाली जिले का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी रविंद्र मंडल महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है। दरअसल त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और इसी के मद्देनजर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान रूटीन चेकिंग कर रहे थे। तभी उनकी नजर 2 युवकों पर पड़ी, जिनके पास एक भारी पिट्ठू बैग था। जब पुलिस के जवानों ने उनके बैग की तलाशी ली तो हैरान रह गए। बैग नोटों के बंडल से भरा हुआ था। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन लोगों ने 5-5 के नोटों के गड्डियों का 5-5 लाख रुपए का बंडल बनाया था और ऊपर से हरे रंग का टेप चिपका दिया था ताकि आसानी से नोट दिखाई न दे। पुलिस के जवान इन दोनों युवकों को पकड़कर थाने ले आए और जब नोटों की गिनती शुरू की, बैग में 5-5 लाख रुपए के 11 बंडल यानी कुल 55 लाख रुपए रखे हुए थे। वहीं जीआरपी के अनुसार ये भारी रकम ज्वेलरी से जुड़े कारोबारी की है, जिसे टैक्स चोरी के मकसद से अवैध तरीके से बिना किसी कागजात के वाराणसी से मुंबई ले जाया जा रहा था। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं। जब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की जीआरपी और आरपीएफ ने अवैध तरीके से ट्रांसफर किए जा रहे नोटों का जखीरा पकड़ा। अगर हम जनवरी 2023 में अब तक की बात करें तो जीआरपी और आरपीएफ ने अलग अलग ऐसे कुल 13 मामले पकड़े हैं और करीब 5 करोड़ 5 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। जीआरपी के अनुसार टैक्स चोरी करने के लिए ज्वेलरी कारोबारी इस तरह का गोरख धंधा करते हैं और अवैध तरीके से बिना किसी कागजात के पैसे को ट्रांसफर करते हैं। फिलहाल जीआरपी ने इस पूरे मामले में आयकर विभाग को अवगत करा दिया है। डीडीयू जंक्शन पर जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है और आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चौथी खबर में बात अवैध अतिक्रमण की। गोंडा जिले में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को अभियान के तहत हटाया जा रहा है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त हैं। उन्होंने चारों तहसीलों में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत शहर में नजूल की सरकारी भूमि से हुई। नजूल की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। अब सड़क के दोनों तरफ लोक निर्माण विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। वहीं कब्जाधारियों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर मकान और दुकान बना रखे हैं। मकानों और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। जिला अधिकारी नेहा शर्मा का कहना है कि अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। बनाए गए अवैध मकानों और दुकानों को जमींदोज कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत अब तक 40 से अधिक दुकानों और मकानों को तोड़ा गया है। कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस थमाया गया था। नोटिस मिलने के बाद अवैध कब्जा नहीं हटाया गया, इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई को शुरू करना पड़ा है। नेहा शर्मा ने बताया कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण की काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी। खासकर सड़क किनारे नजूल की बेशकीमती संपत्ति है। अतिक्रमणकारियों ने नजूल की जमीन पर निर्माण कर लिया था। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी तहसीलों में आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन का बुलडोजर चलता रहेगा। गोंडा लखनऊ राजमार्ग किनारे अवैध अतिक्रमणों को भी हटाने का काम किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।